जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य दोष की। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आखिरकार वाक्य दोष होता क्या है, मतलब वाक्य में क्या करेगा कि कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, उनका क्रम अव्यवस्थित कर देगा। इस प्रकार का भी दोष आपको दे सकता है। या फिर जो परसर्ग है उसका सही जगह पे प्रयोग नहीं करेगा। परसर्ग क्या है अभी सब सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का दोष पैदा कर सकता है वो वाक्य में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। या फिर क्या करेगा कि शब्द तो अलग अलग देगा लेकिन उनके अर्थ एक जैसे निकल रहे होंगे, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति होगी। शब्द की क्या होगी? शब्द के अर्थ की पुनरावृत्ति होगी और इस प्रकार का दोष दे देगा। तो आप पहचानोगे कैसे, वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो विश्व की अगर किसी भी देश की हम भाषा की बात करेंगे ना, तो बेटा वहां पर वाक्य दोष होता ही होता है। अरे हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, दोष हैं, तो फिर वो तो भाषा ही है ना। तो मतलब किसी भी देश की कोई भी भाषा हो, कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। तो हिंदी में भी भैया आपको दोष मिलेगा। तो अब हिंदी में दोष कैसा कैसा मिलेगा वो मैं आपको एक तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। अब वाक्य दोष क्या है, मतलब आपका जो वाक्य दिया गया है, नाम ही ये देखो वाक्य दोष में मतलब वाक्य जो दिया गया है उसमें क्या करेगा, कर्ता दिया गया है आपका, ठीक है, कर्ता है और इसके बाद कर्म आता है, फिर इसके बाद आपकी क्रिया आती है। इसका जो क्रम है वो क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। क्रम को क्या करेगा, उल्टा सीधा कर देगा, ठीक है, क्रम को बिगाड़ करके वो रख देगा। ऐसा दोष क्रिएट कर देगा आपके सामने। दूसरी कंडीशन क्या है कि परसर्ग संबंधी दोष, ठीक है। परसर्ग संबंधी दोष में क्या करेगा कि जो परसर्ग का प्रयोग है ना वो उल्टा सीधा कर देगा, मतलब इधर उधर कर देगा, अव्यवस्थित कर देगा। और तीसरी कंडीशन है आपकी पुनरावृत्ति वाला काम करेगा, ठीक है। पुनरावृत्ति में मतलब है एक शब्द का जो है पुनरावृत्ति कर देगा, उस शब्द के अर्थ की पुनरावृत्ति करके जो है अव्यवस्थित क्रम में रख देगा। तो वहां पर भी आपको वाक्य दोष देखने को मिलेगा। तो मतलब कि एक तरीके से कहने का है कि वाक्य में विभिन्न तरीके से वो क्या करेगा, कमियां कर देगा। या तो क्रम सही नहीं लगाएगा, या तो फिर वो क्या करेगा, परसर्ग संबंधी जो है गड़बड़ी करेगा, या फिर शब्द की या अर्थ की पुनरावृत्ति करवा देगा। अब अगर बात करें हिंदी भाषा में, तो वैश्विक स्तर पर तो हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ हिंदी भाषा में देखना है। तो हिंदी भाषा में अगर हम चलेंगे तो बच्चों आपको 3 प्रकार के दोष देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आपको जो है 3 प्रकार के वाक्य दोष देखने को मिलेंगे। यहीं पर हम जो है फुल एंड फाइनल इनको कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा है, पदक्रम संबंधी दोष। क्या नाम है, पदक्रम संबंधी दोष, ठीक है। पदक्रम संबंधी दोष, ये पहला वाला आपको मिलेगा। मतलब पदों का क्रम क्या करेगा, इधर उधर करेगा। दूसरा क्या है, परसर्ग संबंधी दोष। परसर्ग संबंधी दोष, ठीक है, मतलब क्या करेगा, परसर्ग को यहां वहां कर देगा। तीसरा है आपका द्विरुक्त दोष, जिसे द्विरुक्त दोष कहते हैं या पुनरावृत्ति वाला कहते हैं, मतलब इसे कहते हैं द्विरुक्त, ठीक है, दोष। मतलब क्या होगा, एक शब्द की पुनरावृत्ति करेगा, अर्थ के अनुसार भी पुनरावृत्ति कर सकता है। अब देखो इन तीनों पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को रखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये मान लो कि वाक्य दोष आज की वीडियो के बाद आपको होने वाला नहीं है, मतलब तुम नहीं करोगे, बाकी सब करें तो करने दो। तो पहले नंबर वाला क्या है, पद क्रम। नाम ही है पद क्रम, मतलब जो पदों का क्रम है, मतलब जो कर्ता है, उसके बाद क्या आता है, कर्म आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, क्रिया आती है। तो इसका जो है ना क्रम क्या करेगा, अव्यवस्थित करके अगर दे दे तो समझ लेना उसे आपको सही कर देना है। वो सही कर दोगे तो बस वाक्य दोष खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो वाक्य दिया गया होता है उसमें ये क्रम चलता है, कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। अगर इसमें क्रम को बदल दे, ऐसा करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, छोटा सा लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, मैं पढ़ाता हूँ। तो अब देखो ये आपका कर्ता है, ये आपकी क्रिया है, ठीक है, ये आपकी सहायक क्रिया, लेकिन है तो क्रिया में। तो कर्ता क्रिया मतलब कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, तो उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्रम से होना चाहिए। अगर सब चलो अच्छा मैं ठीक है, मैं इसको थोड़ा सुधार, तो मैं बाजार जाता हूँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ। चलिए मैंने इसी को ले लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो मैं तो कर्ता हो गया, बाजार आपका कर्म हो गया, और जाता हूँ आपकी क्रिया हो गई। तो
कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया एक शेड्यूल में रखे हुए, एक क्रम में रखे हुए हैं, तो अभी किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहां पर मैं जाता हूं बाजार, अब देखो इसमें क्या है ना, तिकड़मबाजी हो गई। कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, मामला बिगड़ गया भाई। कर्ता कर्म क्रिया होनी चाहिए, कर्ता है, क्रिया है, कर्म, क्रिया को पहले ले आया, कर्म के मामला गड़बड़, तो ये पदक्रम संबंधी दोष हो गया, मतलब पदों का क्रम अव्यवस्थित हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर कर्ता के पहले विशेषण हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ता के पहले विशेषण है तो आप विशेषण लगा दो, कर्ता का विशेषण कर्ता के पहले, कर्म का विशेषण जो है कर्म के पहले आ जाएगा, ठीक है, और आपकी क्रिया का विशेषण तो भैया क्रिया के पहले विशेषण आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्रम यही रहेगा, कर्ता रहेगा, कर्म रहेगी, क्रिया रहेगी, कर्ता का विशेषण कर्ता के पहले, कर्म का विशेषण कर्म के पहले, क्रिया का विशेषण क्रिया के पहले, चलेगा। लेकिन भैया अगर सीरियल से जाओगे ना तो आपको हर दशा में जो सिस्टम है ना, मतलब एक तरीके से जो रखने का क्रम है वो ऐसा ही रहना चाहिए। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई, ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप समझना चाहें तो आप अपने आप को ले सकते हो, जो भी आपका जो है नाम है, ठीक है, कि पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए मैंने बोला कि सत्येंद्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, सत्येंद्र पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए, अभी मैं मिटा दूंगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आपका ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई, तो एक क्रम से दिया गया है, ठीक है। अब आप विशेषण लगा सकते हो, जैसे कि महाबली भीम ने क्या किया, राक्षस को जोर से जमीन में पटक दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब क्रम से ही चलेगा। लेकिन कर्ता का विशेषण कर्ता के पहले, कर्म का विशेषण कर्म के पहले, क्रिया का विशेषण क्रिया के पहले आ जाएगा, बाकी भैया सीक्वेंस यही रहेगा। तो ये पहला वाला तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ बातें हैं पदक्रम से रिलेटेड, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अभी मैं इस पे परसर्ग में नहीं गया हूं, अभी मैं यहीं पर चल रहा हूं, ठीक है। तो अब कुछ और बातें हैं जो आपको थोड़ी सी देखनी होगी। जिस वाक्य में आपके कर्म ना दिया गया हो वहां पर आप विशेषण का प्रयोग कहां पे करोगे, मुख्य बात यह है कि कर्ता के विशेषण को कहां पे रखोगे। तो मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया है, ठीक है, मतलब आपका कोई वाक्य दिया गया है और वाक्य में जो है बेटा कर्म है ना वो आपका नहीं दिया गया, मतलब वाक्य है कोई, लेकिन उस वाक्य में कर्म नहीं दिया गया, लेकिन कर्ता का विशेषण दिया गया है। मतलब कर्ता का जो विशेषण है ना वो क्या है, दिया गया है, मतलब कर्ता का जो विशेषण है ना वो दिया गया है। कहने का मतलब है कोई वाक्य है उसमें कर्म है नहीं, लेकिन कर्ता का विशेषण रखा गया है, दिया गया है, तब क्या करोगे। तो उस दशा में क्या होता है कि कर्ता का जो विशेषण होता है ना उसके बाद में आता है, पहले नहीं आता। मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया गया और जो कर्ता का विशेषण अगर दिया गया है, कर्ता का, कर्म तो है ही नहीं तो कर्म का तो रहेगा नहीं, तो कर्ता का जो विशेषण है ना वो कर्ता के बाद में आएगा। वैसे तो पहले आना चाहिए लेकिन बाद में आएगा। मतलब कहने का है, मान लो मैंने डाल दिया सोहन, ठीक है, सोहन चतुर है। अब एक्चुअली ये सोहन के बारे में ये जो चतुर विशेषण आया हुआ ये बता किसकी विशेषता रहा है, सोहन की, तो इसे होना चाहिए इसके पहले, चतुर को पहले होना चाहिए, लेकिन पहले तो ये नहीं है। कहने का मतलब है कि इस वाक्य में कर्म तो आपका दिया नहीं गया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म का है अभाव। इसलिए क्या होगा, जब आपके वाक्य में कर्म नहीं दिया गया होता है तो कर्ता का विशेषण कर्ता के बाद में आता है। इतनी छोटी सी बात है, अब आप जान गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं तुम सभी लोग बहुत लापरवाह, तो तुम लोग लापरवाह हो गए हो, तो लापरवाह क्या है, आपका विशेषण है, लेकिन तुम सभी लोगों के लिए बोला गया है ना, बोला गया कि नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ तो नहीं आया, ये बाद में आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर कर्म ना मिले तो कर्ता का विशेषण कहाँ जाएगा, बाद ही में जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला तो भैया फुल एंड फाइनल हो गया, पदक्रम संबंधी दोष। अब हम बात कर लेते हैं परसर्ग वाले की। तो अब इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और परसर्ग की बात करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा ये परसर्ग वर्सर्ग क्या होता है। बेटा परसर्ग तो जानते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, है ना, कारक चिन्ह जानते हो कि नहीं जानते। चलिए अब हम बात करते हैं परसर्ग संबंधी दोष की। परसर्ग संबंधी दोष का मतलब ये होता है कि परसर्ग के रूप में आपके वाक्य में ने का प्रयोग होगा या फिर को का प्रयोग होगा। तो अगर ये प्रयोग आपके वाक्य में है या फिर नहीं है
उस अवस्था में जो आपकी क्रिया है ना वो किस तरीके से आएगी, मतलब उस अवस्था में आपकी क्रिया जो है किसके अनुसार आएगी, क्या कर्ता को टारगेट करते हुए आएगी या फिर कर्म को टारगेट करते हुए आएगी, हमें ये समझना है। कहने का मतलब है अगर आपके वाक्य में परसर्ग ने और को दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए, उस अवस्था में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी या फिर कर्म के अनुसार आएगी, ये आपको समझना है। पुल्लिंग आएगी कि एक वचन में आएगी, तो इसके लिए कुछ नियम है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपके वाक्य में मतलब एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में आपका कर्ता दिया गया है, कर्ता के बाद में बेटा ने का प्रयोग किया गया, अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो बेटा जो क्रिया आएगी ना वो किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। कहने का मतलब ये है, मतलब अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग है तो उस वाक्य की जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी। कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। कर्ता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उसको फॉलो ही नहीं करेगी। समझ रहे हो ना आप? अब देखो उदाहरण से समझ में आएगा। मान लो मैंने बोल दिया कि मोनिका ने सब्जी खाई, मैंने ऐसा बोला। अब ध्यान से देखो, मोनिका क्या है, अब यहाँ पे मोनिका आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, ओके। सब्जी क्या है, स्त्रीलिंग है। खाई क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आप सोचोगे अरे सर जी ये जो खाई आया है ना ये मोनिका के हिसाब से आया, लेकिन ना, ये जो ने लग गया है ना कर्ता के साथ में, इस वजह से जो क्रिया आई है वो बेटा सब्जी के हिसाब से आई है, कर्म के अनुसार आई है। अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, अभी मैं इसे प्रूफ करता हूं। अभी मोनिका है, अब यहाँ पे मैं डालता हूं रामू ने सब्जी, अब आप क्या लिखोगे बताओ, खाई। अब ध्यान से देखो, रामू ने सब्जी खाई, यार सब्जी खाई, खाई तो अब भी है, और रामू तो बेटा यहाँ पे पुल्लिंग में दिया गया है, तो अब क्रिया तो यहाँ पे पुल्लिंग होनी चाहिए, लेकिन ये क्रिया खाई क्या है, स्त्रीलिंग में है। इसका मतलब आई कहाँ से, तो भैया सब्जी कर्म दिया गया है, कर्म के अनुसार ये आ गई है। कहने का मतलब है कि अगर आपके वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया गया है तो जो क्रिया आने वाली है वो कर्म के अनुसार आएगी। यहां पर आपने देख लिया, ठीक है। अब मान लो मैंने बोल दिया कि सुमित ने सेब खाया, क्या बोला मैंने, सुमित ने सेब खाया, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा। अब आप क्या सोच रहे हो कि सुमित के हिसाब से खाया आया है, ना, सेब के हिसाब से आया है। सेब भी तो पुल्लिंग है आपका, खाया भी आपका पुल्लिंग है। अब आप कहोगे ऐसा नहीं है सर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुमित की जगह में किसी बच्ची का नाम डाल दो। मान लो मैंने लड़की लिख दिया, तो लड़की ने सेब खाया, लो अब तो खाया पुल्लिंग में आ रहा है ना, ये तो लड़की है, इसके हिसाब से तो पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन पुल्लिंग तो नहीं है, मतलब सेब पुल्लिंग है। इसलिए मतलब कर्ता के बाद में ने का प्रयोग है, इसलिए क्रिया आपके कर्म के अनुसार आएगी। इतने उदाहरण के माध्यम से फुल एंड फाइनल हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा नियम क्या कहता है। तो पहला नियम बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप जो है बता सकते हैं। अगर बहुत दिक्कतें आएंगी बहुत सारे बच्चों को तो प्रॉपर वीडियो फिर बना दिया जाएगा, क्योंकि फंसना मना है, ठीक है, हर दशा में निकलना जरूरी है। अब देखो जैसे दे दूसरी कंडीशन क्या देता है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग ना किया गया हो, पहली अवस्था क्या थी, कर्ता का प्रयोग किया गया, मतलब ने का प्रयोग किया गया हो, परसर्ग का प्रयोग हो, लेकिन अब अगर ना हो तब क्या होगा। मतलब कह रहा है कि आपका कोई वाक्य दिया गया है, उसमें कर्ता दिया गया है, कर्ता के बाद में जो ने है ना, कर्ता के बाद में ने, इसका प्रयोग ना किया गया हो, तो उस दशा में क्रिया क्या करेगी, तो उस दशा में बेटा जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार आएगी, ठीक है। क्रिया किसके अनुसार आएगी, तो कर्ता के अनुसार आएगी। मतलब अगर वाक्य में ने का प्रयोग ही ना किया गया हो तो जो क्रिया है ना वो आपके कर्ता के अनुसार आएगी।
कर्म के अनुसार नहीं आएगी। ने की वजह से कर्म के अनुसार आ रही थी, लेकिन अब ने तो है नहीं, तो अब कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उदाहरण के माध्यम से मैं इसे आपको समझा देता हूं। अब उदाहरण लो, तो मैंने कहा सीता खाना खाई। क्या बोला मैंने? सीता खाना खाई। ओके, ये एग्जाम्पल है आपके सम्मुख, ध्यान से देखो, इसे समझो। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। खाना क्या है? ये आपका बेटा पुल्लिंग है। खाई क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। तो आप ध्यान से देखो, आपके वाक्य में ने का प्रयोग तो नहीं किया गया। जब ने का प्रयोग नहीं किया गया तो ये जो क्रिया आई है, बताओ किसके अनुसार आई है? ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, मतलब इसी के अनुसार आई है, मतलब कर्ता के अनुसार आई है। अभी तक तो ऐसा नहीं था, ऊपर नियम में तो आपने पढ़ा था कि कर्म के अनुसार आती है अगर ने लगा हो, लेकिन यहाँ पे ने तो लगा नहीं है, इसलिए जो आपकी क्रिया आई है वो कर्ता के अनुसार आई है, कर्म के अनुसार खाया नहीं आई। यहाँ पर समझ लो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप अपने अनुसार ले सकते हो। नियम नंबर 3 क्या कहता है परसर्ग में? परसर्ग में बेटा जो नियम नंबर 3 है वो क्या कहता है वो हम जानते हैं। ठीक है, चलो नियम नंबर 3 पे आते हैं। तो नियम नंबर 3 परसर्ग में कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया गया हो, मतलब आपका कोई वाक्य दिया गया है और वाक्य में आपका कर्ता है, कर्ता के बाद में आपके ने का प्रयोग किया गया है, उसके बाद आपका कर्म दिया गया है, कर्म के बाद में आपको को का प्रयोग देखने को मिलेगा, तब क्या होगा? मतलब अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग डन, कर्म के बाद को का प्रयोग डन उसी वाक्य में, तो उस दशा में क्या होगी? जो क्रिया होगी ना, उस दशा में जो बेटा क्रिया आएगी वो हमेशा आपके एक वचन में होगी, और इसके बाद जो है क्या होगी? पुल्लिंग होगी हर दशा में। मतलब अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग है, कर्म के बाद को का प्रयोग है, आपके वाक्य में दोनों हैं, तो क्रिया जो आएगी वो एक वचन में आएगी, पुल्लिंग आएगी। बोलोगी ये कौन बेढंगा सा रूल है? अरे ने का प्रयोग है, कर्म का प्रयोग है, को का प्रयोग है, सब कुछ है, तो ये एक वचन पुल्लिंग आने का क्या मतलब है? तो अब उदाहरण से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि बच्चियों ने बच्चों को दौड़ाकर पीटा। मैंने क्या लिखा? बच्चियों ने, ध्यान से देखना, बच्चियों ने बच्चों को, ठीक है, बच्चों को दौड़ाकर पीटा। कामी शैतानी वाला कर रहे थे तो पीट दिए गए। अब ध्यान से देखो यार, ये बच्चियां क्या है? बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में है। ठीक है, बच्चियां बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में है। ने का प्रयोग डन, को का प्रयोग डन। बच्चों यहाँ पर क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग में है, लेकिन बहुवचन में ये भी है, कोई बात नहीं, ये भी बहुवचन में है, पुल्लिंग में है। अब आगे आप देख रहे हो पीटा पीटा पीटा, ये यार एक वचन में है, एक वचन में है। और सबसे बड़ी बात, पीटा पीटा क्या है? ये आपका पुल्लिंग में है। मतलब एक चीज तो हम देख रहे हैं कि हमारे वाक्य में ने का भी प्रयोग है कर्ता के बाद, और कर्म के बाद को का भी प्रयोग है, लेकिन जो हमारी क्रिया आई है न भैया कर्ता में पड़ी है जाके और न कर्म में पड़ी है जाके, इसकी तो कुछ और ही पड़ी है। कहने का मतलब है एक वचन में भी है और पुल्लिंग में ही है। मतलब न भैया यहाँ पे कर्ता के अनुसार चल रही है न कर्म के अनुसार चल रही है। तो अब सोचो कौन सा अनुसार लेके चल रही है? तो बेटा एक वचन पुल्लिंग लेके चलती है, ये रूल कहता है वही लेके ये चल रही है। कहने का मतलब है कि अगर कर्ता के बाद ने का प्रयोग वाक्य में दिया गया है, कर्म के बाद को, दोनों का प्रयोग रहेगा, मतलब कर्ता के बाद ने भी रहेगा, कर्म के बाद को भी रहेगा, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में हमेशा 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 आएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कहो तो दूं, कहो तो ना दूं। जैसे कि दे दिया जाए अध्यापिका ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, तो मारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो भी बेटा आपकी जो है पुल्लिंग हो जाएगी, एक वचन में हो जाएगा, जबकि अध्यापिका आपकी एक वचन है और छात्रों को आपके बहुवचन में दिया गया है। ठीक है, या अध्यापिका की जगह में आप अध्यापिकाएं भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब परसर्ग संबंधी जो नियम था उसका बेटा खात्मा हो गया है, मतलब वो समाप्त हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं द्विरुक्त दोष की, तो यहाँ पर इसे भी मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है,
तो अब ये भी कर देता हूं क्लियर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं द्विरुक्त दोष की। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आया है ना, तो कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में जो है कुछ ऐसा दिया जाता है, मतलब दो शब्द दे दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है वाक्य में दो शब्द दे दिए जाते हैं, दो शब्द दे दिए जाते हैं और दोनों के अर्थ क्या होते हैं, अर्थ इसका भी वही निकलता है और दूसरे वाले का भी अर्थ वही निकलता है। भाई दो शब्द है ना, तो इसलिए दो, पहले वाले का भी वही अर्थ है और दूसरे वाले शब्द का भी वही अर्थ है। तो अब एक बात कहने के लिए दो शब्द भी लगा रहे हो और दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, तो क्या मतलब है भाई। तो इस प्रकार का दोष क्या होता है, द्विरुक्त दोष होता है। द्विरुक्त का मतलब होता है कि दो शब्द फालतू रख दिए हो यार, दो दो बार एक बात को बोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपके वाक्य में दो शब्दों का प्रयोग हो लेकिन दोनों शब्दों का जो अर्थ है ना वो सेम सेम हो, एक जैसा हो, तो उस दशा में क्या है, एक शब्द को आपको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे से काम चल जाता है। या फिर आप दूसरे वाले को क्या करो, रहने दो, पहले वाले को हटा दो, पहले वाले को रहने दो, दूसरे वाले को हटा दो, इस तरीके से करना होता है। दोनों का एक साथ प्रयोग करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो फिर वाक्य का जो नियम है, कानून है, उसको फॉलो नहीं करता और ठीक भी नहीं लगता है। अब उदाहरण से समझो, मैंने मान लीजिए आपसे बोला कि प्रातः काल, क्या बोला, प्रातः काल समय टहलना स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैंने ऐसे मान लीजिए लिख दिया, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा ओके, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मान लो मैंने लिख दिया ये आपके लिए एग्जाम्पल कि प्रातः काल समय टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब ध्यान से देखो, आपने कहा प्रातः काल समय टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सर जी सही तो है बिल्कुल, कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़। ध्यान से देखो, प्रातः तो चलो चलेगा कि सुबह सुबह की बात कर रहा है, लेकिन काल का मतलब भी बेटा समय होता है और समय का मतलब तो समय होता ही है। अब एक बात बताओ, दो दो बार समय प्रयोग करके क्या करोगे, एक को हटा दो, चाहिए समय को हटा दो तो आ जाएगा प्रातः काल टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब बिल्कुल सही है। अगर आप इसे दूसरा रखना चाहते हो तो यहाँ से काल को हटा दो और यहाँ पर आपका समय बना रहेगा, तो मतलब प्रातः समय टहलना अच्छा है। तो दो में से एक को रखो, क्योंकि काल का मतलब भी समय है और समय का मतलब भी समय है, तो क्या मतलब है दो चीजों को रखने का। अब मान लो आज की मैं मान लो लिख देता हूं, आज की वर्तमान क्लास, ठीक है, आज की वर्तमान क्लास कैसी लगी, ठीक है, कैसी लगी, मान लो ये मैंने एग्जांपल दिया, आज की वर्तमान क्लास कैसी लगी। अब एक बात बताओ यार, ध्यान से समझो, आज की भी कह रहा है और वर्तमान भी कह रहा है, दोनों का मतलब एक है कि आज वाली तो वर्तमान हुई, मतलब आप कह सकते हो कि वर्तमान क्लास कैसी लगी तो चल जाएगा, या फिर आप क्या करो, आज की वर्तमान हटा दो तो भी चल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, है ना, वर्तमान क्लास कैसी लगी बच्चों। तो इस तरीके से जो है एक को हटाना पड़ेगा। अगर इसको हटा दो आज की तो वर्तमान से काम चला लो, वर्तमान को हटा लो तो आज की से काम चला लो, मतलब दोनों में से एक का प्रयोग करो, दोनों का प्रयोग ना करो। तो अब मैं आशा करता हूं कि वाक्य में तुमसे दोष ना हो पाएगा। अगर वाक्य में किसी प्रकार का दोष आ भी जाएगा तो तुम्हारी नजरों से भी नहीं बच पाएगा, नजर से ना बचेगा, नजर धोखा नहीं खाएगी, पकड़ लेगी कहाँ पे गलती है और उसे सही कर देगी और एक नंबर अपना पक्का कर लेगी। ठीक है, तो अब वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके बताइएगा। और अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट करें, और अगर अपने परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। स्वागत है आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।